हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम कवर करेंगे एमपी से 2017 पीवाईक्यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी आर। तो आप एक बार मैंने पीवाईक्यूज जहाँ पर मैंने 2022 के क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ पर मैंने सभी जितने भी होते टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, स्क्वायर, पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सबके एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करवाए हैं और उनके ऑर्बिटल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ किसका बता देती हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख लेंगे हम। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होता है। तो हमें पता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, T2G नीचे था, यहाँ T2G ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा, dxy, dyz और dxz, ये बेसिकली क्या है, आपके T2G के ऑर्बिटल्स ऊपर रहते हैं और dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो ऑर्बिटल्स है दैट इज Eg, वो क्या होंगे, नीचे होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, हायर एनर्जी। हायर एनर्जी के कौन से हो जाएंगे, dxy, dyz और dzx। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड विद कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो आपको ऑलरेडी नोन होगा, सबसे ज्यादा 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड 4 दैट इज स्क्वायर प्लेनर। कौन से कॉमन होते हैं, बेसिकली एक तो ऑक्टाहेड्रल सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंड बेसिकली स्क्वायर प्लेनर बोल दो, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोल दो, या फिर हमको क्या मिलते हैं, टेट्राहेड्रल। सबसे ज्यादा कॉमन ज्योमेट्री यही मिलती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, बेसिकली 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको क्या दे के रखा है, आपसे बोला है कि मेटल दे के रखा है। मेटल किस में दे के रखा है, आपको लो ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है और पूछा है कि इन सारे लीगेंड्स में से कौन से लीगेंड्स के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अच्छा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, तो मेटल ऐसा लीगेंड ढूंढेगा, ऐसा लीगेंड ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, लीगेंड टेंडेंसी हो, लीगेंड हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा भाई, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मेटल डोनेट करेगा और क्या करेगा, लीगेंड एक्सेप्ट करेगा। तो इन सब में सबसे अच्छा मेरे पास कौन सा आएगा एक्सेप्ट करने के लिए, हमें पता है पाई एक्सेप्टेड तो CO होता है और एक क्या होता है, CN माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ CN माइनस रिपल्शन अराइज। क्या होगा, रिपल्शन अराइज, रिपल्शन होगा। उस वजह से कौन सा हम ले लेंगे, फिर हम CO ले लेंगे। अच्छा पाई एक्सेप्टर है, मेटल से लिगेंड अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ओके, आपको जो आंसर की मैं आंसर H2O देके रखा है, H2O नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज H2O मेरा क्या है, यहाँ पर सिग्मा डोनर और मेटल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या होगा, मेरा H2O आंसर नहीं हो सकता। CN माइनस हो सकता था लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, कार्बोनिल आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अमोनिया इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ द कलर चेंजेस टू। देखो यहाँ पर क्या होगा, NiH2O6 करा आपने, ये कितना आएगा, ये बेसिकली 2+। आपने क्या करा, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करे, बेसिकली अमोनिया के साथ रिएक्शन है ना। क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 6NH3 ऐड करा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है बेसिकली हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ये कितना आ जाएगा, NH3 6 आ गया और ये कितना हो गया, 2+ हो गया। ठीक है, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एज कम्पेयर टू H2 इसको रिप्लेस कर लेगा। अब ये जो था यहाँ पर H2O क्या था, वीक फील्ड लिगेंड था। कंपैरिजन कर रही हूँ NH3 और H2O में, यहाँ पे ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो NiH2O6 का जो कलर होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इसका कलर आता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर रहता है, ये रहता है ग्रीन कलर।
और ये जो कलर आता है ये कौन सा आता है, बेसिकली ये आता है ब्लू कलर। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार कैसे ब्लू, और ये अगर किसी को कलर नहीं पता हो तो कैसे डिसाइड करेंगे। देखो H2O बेसिकली मेरा क्या है, H2O है वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या करेगा ये, जो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ लेस एनर्जी, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ लेस एनर्जी। जबकि मेरा NH3 है, NH3 इसके कंपेयर में तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ हायर एनर्जी, हायर एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये क्या कर रहा है भाई, ये आपका ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। तो मैं एक बार, ये मैंने पहले भी आपको बनाना बताया था, कलर वाले क्वेश्चन इससे करना। ठीक है, अगर मेरा ये यहाँ पर कौन सा कलर दे रहा है भाई, ये अगर ग्रीन कलर दे रहा है तो उसने एब्जॉर्ब कौन सा करा होगा, रेड कलर एब्जॉर्ब करा होगा। क्या करा होगा, रेड एब्जॉर्ब करा होगा। क्या करा होगा, रेड एब्जॉर्ब करा होगा। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, इसकी एनर्जी ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा किसके कंपेयर में, वाटर। तो ये ग्रीन से ज्यादा एनर्जी क्या होगी मेरे पास, ये एब्जॉर्ब कौन सा करा, रेड करा। तो हमको पता है जो स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में NH3 और H2O जस्ट आसपास है, तो रेड एब्जॉर्ब करा था और मेरा NH3 थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या कर सकता है, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज अगर उसने एब्जॉर्ब करा होगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट, मतलब कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लू कलर यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। आपको कैसे करना है, आपको या तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, आपको ग्रीन कलर भी नहीं पता है, ग्रीन कलर नहीं पता है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना, क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या है, बेसिकली ग्रीन कलर हमारा NiH2O6 का होता है। आपने सॉल्ट्स देखे भी होंगे आपके लैब में। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पर ये ग्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब इसने रेड एब्जॉर्ब करा होगा, और हमें पता है NH3 का जो क्या है, कलर जो मतलब एनर्जी वो ज्यादा है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो रेड से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इधर वाले साइड में एनर्जी इंक्रीज करती है और वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज। तो रेड से ज्यादा एनर्जी ऑरेंज की, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ट्रांजिशन टू मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक अकर्स एट। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर हमारे जो ग्राफ बनते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में बनते हैं, ग्राफ बनते बेसिकली मूलर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस किसके बीच में रहता है, वर्सेस टेम्परेचर के बीच में रहता है। टेम्परेचर किस में रहता है, केल्विन में रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ से हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ये ऐसे आता है और फिर ये ऐसे जाता है, ये यहाँ तक क्या रहता है, ये जो टेम्परेचर आता है इसको बोलते हैं बेसिकली TC। TC क्या है, ये कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। ये क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। इसके ऊपर तक मेरा सब्सटेंस क्या रहता है, फेरोमैग्नेटिक रहता है, और यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की विद टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, और आप इतना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि एक टाइम के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और टेम्परेचर क्या कहलाता है, TC, क्यूरी टेम्परेचर। और मैं दूसरी बात करूं, अगर एक और बनाते हैं हम, M वर्सेस ये T केल्विन में लिया, यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ ऐसा बनता है, और ये जो टेम्परेचर आता है ये बेसिकली क्या कहलाता है आपका TN, दैट इज इसको बोलते हैं नील टेम्परेचर। ये कौन सा है, नील टेम्परेचर। यहाँ तक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और यहाँ से क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होता है, मोलर ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, किसके साथ, मेरी मोलर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब एंटी फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, और क्या बोल रहा है,
फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, ये भी टीसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर। याद कैसे करेंगे, एंटी में एन आता है तो इसलिए इसका नाम क्या है, नील, ठीक है, और बचा हुआ फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, तो नील से एंटी में एन आता है इसलिए क्या है, नील टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो इन्हें देके रखे, थोड़ा सा इनका गलत देके रखा है। एक्चुअली में ये क्या था, बेसिकली जो हमारी थ्योरी थी, किसकी थ्योरी, आइसोमेरिज्म का, जो क्या हुआ था, आइसोमेरिज्म। एक काम करती हूँ, यहाँ नहीं बता के नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखो, जो हमारा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आया था वो बेसिकली कैसे आया था, एक एक्सपेरिमेंट करके आया था, जहाँ पे क्या करा था, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लिए थे, COCl3 लिया था पहला, और क्या लिया था, 6NH3। दूसरा लिया था COCl3, नेक्स्ट में आया था कितना, 5NH3। तीसरा लिया था COCl3 और यहाँ था 4NH3। ठीक है, ये 3 कॉम्प्लेक्स लिए। अब क्या करा, इसको बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO लो, अंदर कितने आ गए, NH3 6 लिया, बाहर कितने आ गए, 3Cl माइनस बचेंगे आपके पास, 3Cl माइनस। इसको करेंगे कैसे होगा, CONH3 ये कितना आ जाएगा 5, एक Cl अंदर लेना होगा, बाहर 2 Cl बचे। यहाँ क्या होगा, CONH3 और ये 4 लिया, ये Cl2 लिया, बाहर कितना आ गया, Cl। ठीक है, इसके बाद क्या करा, इनकी रिएक्शन जब किसके साथ कराई थी, Ag क्या डाला हमने, यहाँ पर डाला Ag प्लस के आयंस डाले, तो यहाँ पे ये कितना बना, 3AgCl बना होगा, यहाँ पर ये 2AgCl बना, तो यहाँ पे क्या आया, AgCl। तो यहाँ से तीनों की कंडक्टिविटी अलग अलग हुई। अब लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या करा, इनके कलर्स देखे, तो पहले वाले का कलर तो क्या आ रहा था, पहले वाले का कलर आ रहा था भाई, इसका नाम था ल्यूटियो। क्या नाम था, पहले वाले का नाम था ल्यूटियो, और कलर क्या आ रहा था, कलर आ रहा था येलो। कौन सा, बेसिकली किसका लैंग्वेज का वर्ड था, लेटिन, लेटिन लैंग्वेज में ल्यूटियो का मतलब होता है येलो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट वाले का नाम था परपियो। क्या था, परपियो। इसका कलर क्या आ रहा था, इसका कलर आ रहा था पर्पल। अब देखो यहां से 2 चीज आई मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या हुए, 2 कलर मिले। एक तो मुझे यहाँ पर मिला, क्या नाम मिला, एक का नाम मिला वाइलियो, लेट मी चेंज द कलर। देखो एक का मुझे क्या नाम मिला, वॉइलियो मिला, ये दिख नहीं रहा है, दूसरा ही लाइट कलर ही लेना पड़ेगा मैं फिर से। ये क्या आएगा, वाइलियो आया इसका नाम। ये हमको मिला क्या, वॉयलेट कलर का। यहाँ पर हमको इस कंपाउंड के लिए बेसिकली क्या मिले, 2 कलर के मिले, एक का नाम वॉइलियो था और दूसरे का नाम था प्रेसियो। प्रेसियो हमको मिला ग्रीन कलर का। तो यहीं से समझ में आया, बेसिकली यहाँ से आपका क्या इन्वेंट हुआ, यहाँ से आपका ये आया आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट। ये क्या आया, आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आया। इससे क्या मिले हमको, 2 आइसोमर मिले, क्या, ट्रांस और सिस। और यहीं से ही डिसाइड हुआ ट्रांस और सिस किस में पॉसिबल होगा, मेरा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही क्या पॉसिबल होगा, ट्रांसिस। तो यहाँ से बेसिकली ज्योमेट्री आई और सिस ट्रांस आए। तो ये बेसिकली याद रखना है, प्रेसियो ट्रांस के लिए होता है, GT से याद रख लेना, और वॉइलियो किसके लिए होता है, सिस के लिए होता है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताइए कि आइसोमेरिज्म कहाँ से है। इन लोगों ने क्या करा था भाई, हर स्ट्रक्चर को रख के देखा, पहले ट्राइगोनल प्रिज्म में रख के देखा, फिर उसके बाद पिरामिड में रख के देखा, किसी में भी सिस ट्रांस नहीं बन पा रहे थे, फिर फाइनली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री चूज करी, उसमें सिस ट्रांस बने और 2 डिफरेंट कलर मिले। ओके, तो ये बेसिकली आपको कलर्स भी याद होना चाहिए और इनके लेटिन नेम भी याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन देके रखा है, इसमें सब जगह इन्होंने COCl2 दिया, जबकि ये 3 होना चाहिए। फिर भी हम इसको अरेंज करके थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर लेते हैं। CONH3 कभी भी याद रखना बाहर नहीं जाएंगे, न्यूट्रल एटम बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज होना जरूरी है। ये कितना हो जाएगा, बाहर हो गया Cl2। नेक्स्ट वाले को देखेंगे कितना होगा, CO, ये हुआ NH3 और ये कितना था 4, और ये कितना आ जाएगा Cl2, और बाहर इन लोगों ने कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है CONH3, कितना आ जाएगा, NH3 5, एक Cl ले लेंगे और एक Cl बाहर। लास्ट में कितना आ जाएगा, CONH
NH3 6 और ये कितना आ गया Cl2। तो देखो आप क्या करो, सिर्फ NH3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कलर डिसाइड करो। तो CONH3 6 ये बेसिकली कौन सा कलर दे रहा था, येलो कलर दे रहा था अगर आपको याद हो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, NH3 6 पूरे अंदर थे, कौन सा कलर था, येलो कलर था। ठीक है, उसके बाद NH3 5 थे अंदर, जब 5 के लिए कौन सा कलर दे रहा था, 5 के लिए कलर दे रहा था पर्पल, क्योंकि इसका नाम क्या था, परपियो। नेक्स्ट उसके बाद ये अभी हमने देखा ट्रांस मान लो इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायलेट कलर तो है ही नहीं, तो इसके लिए ये ट्रांस वाला मान के ये कौन सा कलर दे देगा, ग्रीन। और ये वाला चूंकि H2 इंट्रोड्यूस कर दिया और साथ में आपके पास एक ही बच रहा है, तो ये क्या आ गया, रेड कलर। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन कर सकते थे। तो मेरे पास पहले वाले का क्या आ जाएगा, रेड कलर, मतलब ये क्या हो जाएगा, S हुआ। 4NH3 ग्रीन कलर, मतलब ये क्या हुआ, R हुआ। 5NH3 ये पर्पल था, पर्पल के लिए क्या आएगा, Q आएगा। और ये वाला क्या था, येलो, येलो मतलब क्या आएगा, P। तो आप मैच कर लीजिए, 1 के लिए S, 2 के लिए R, 3 के लिए Q, 4 के लिए P। करेक्ट आंसर आपके पास C हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला दिया मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच ट्रांजिशन मेटल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, यहाँ पर सबसे फर्स्ट ए वाले के लिए क्या बोला है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन क्या होता है, बेसिकली म्यू इफेक्टिव इक्वल टू होता है 2.828 अंडर रूट, ये आता है काई एम और टी। आपको दिख रहा होगा रिलेशन मैग्नेटिक, यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली म्यू इफेक्टिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बताता है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हो सकता है अभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा ले। फिर क्या आएगा, काई एम क्या होता है, काई एम होता है बेसिकली मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मीन्स आप किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और टी मेरा क्या है, टी बेसिकली है टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच ट्रांजिशन मेटल आयन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, करेक्ट है। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजरमेंट कैन बी यूज टू टेल इफ अ कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन और लो स्पिन, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला भी। ठीक है, बी वाला क्या है, देखो मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट का एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट n+2, जहाँ पे n आपका क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ऐसे कंपेयर भी कर सकती हूँ, 2.828 ये क्या आ गया, अंडर रूट काई एम टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट n+2। ठीक है, अब मेरा जितने नंबर ऑफ काई एम ज़्यादा होगा, अगर मेरा क्या ज़्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी काई एम भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और इससे क्या, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या बनेगा, ये मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, याद रखना मोलर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा, जब n की वैल्यू ज़्यादा, n की वैल्यू ज़्यादा मतलब मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, हाई स्पिन रहता है। इसका उल्टा ले लो, जो क्या होंगे, ज़्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, आपकी काई एम की वैल्यू कम होगी, कब, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे क्या लिख दूँ, मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, लो स्पिन बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के वैल्यू से आप क्या हाई स्पिन और लो स्पिन भी बता सकते हैं, तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम होगी। और यहाँ से हम ये कांस्टेंट हटा के C उतारते हैं, ये C क्या कहलाता है, क्यूरी कांस्टेंट है। और ये क्या कहलाता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है क्यूरी लॉ को। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अलॉयज ऑफ कॉपर आर
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अलॉयज होते क्या हैं। आपके जो अलॉयज है, अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज होते हैं बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, या फिर आप बोलो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, टू enhance the properties, to enhance the properties of material, to enhance the properties of materials। ठीक है, क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी इन्हेंस करती है। बहुत जनरल सी बात है, जिससे आप गोल्ड भी परचेस करते हैं तो गोल्ड 22 कैरेट होता है, 20 कैरेट होता है, तो वो क्या है? गोल्ड अगर 24 कैरेट होता है मीन्स उसमें 100% गोल्ड है। लेकिन जैसे जैसे कैरेट कम होते जाते हैं तो क्या होता है? आपका गोल्ड के साथ दूसरा कोई भी मेटल मिक्स करते हैं। क्या ऐसा करने से क्या होता है हमारा? आप देखिएगा, अगर 18 कैरेट का आप गोल्ड परचेस करते हैं तो वो क्या होता है? बहुत उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इजीली क्या होता है? वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए बेसिकली हम एक मेटल में जब दूसरा मेटल मिक्स करते हैं तो वही मेरा क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है। तो आपको कुछ जनरल में कॉपर के अलॉयज पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर के अलॉयज पता होना चाहिए। सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला मेरे पास क्या आता है? बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा ब्रास। ब्रास के चीज़ें भी आपने सुनी होगी। ब्रास में बेसिकली कंटेंट क्या होता है? कॉपर होता है और क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ करने को मिलेगा आपको? यहाँ जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं इससे। क्या बनते हैं भाई? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं किसके? ब्रास के। आपने हारमोनियम वगैरह की स्ट्रिंग वगैरह देखी होगी, वो सब किसके बनती है? ब्रास की बनती है। ब्रास के बाद आप क्या देखेंगे? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज तो आपने सुना ही होगा, ब्रॉन्ज मेडल भी होता है। वो होता है कॉपर प्लस क्या आता है इसमें? टिन आता है। कॉपर टिन आता है, क्या बनते हैं? मेडल्स बनते हैं, स्टैच्यूज बनते हैं, मेडल्स बनते हैं और क्या बनते हैं? स्टैच्यूज बनते हैं। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं, ब्रॉन्ज के बाद आता है गन मेटल। क्या आता है? बेसिकली गन मेटल जो यूज गन बनाने के लिए वो यूज होती है, उसमें कॉपर होता है, मेरा टिन होता है और साथ में जिंक होता है। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं बेसिकली जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर अभी बहुत ट्रेंडिंग है, जर्मन सिल्वर। इसका नाम क्या है? बेसिकली इसको निकल सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकल सिल्वर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कंटेंट क्या क्या होगा इसमें। कॉपर होगा, निकल होगा और क्या मिलेगा आपको? साथ में जिंक मिलेगा। ठीक है, कहाँ यूज होता है? बेसिकली इसका यूज होता है कटलरी में यूज होता है। कहाँ यूज करते हैं हम? कटलरी में यूज होता है और ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? ऑर्नामेंट्स बनाने में। ठीक है, ये ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ब्रास। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या? बेल मेटल। क्या आएगा? बेल के लिए, बेल जो होती है, बेल बनाने के लिए मेटल यूज होता है, कॉपर और टिन रहता है, बट याद रखना एसएन का कंटेंट ज्यादा होता है। कॉपर और क्या होता है? टिन होता है। टिन क्या होता है? हाई कंटेंट में होता है। ठीक है, टिन क्या होता है? हाई कंटेंट में होता है बेल बनाने के लिए। लास्ट आता है बेसिकली आपके पास क्या? कॉइनेज। कॉइनेज, कॉइन्स होते हैं बेसिकली गोल्ड के मिलते हैं, सिल्वर कॉपर सबके मिक्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें, बेल मेटल, कॉइनेज और ये सारी अलॉयज पता होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलॉयज ऑफ कॉपर आर क्या होंगे? कॉइनेज, मेटल, ब्रास। ये भी ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कॉइनेज, मेटल। कॉइनेज, मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज तीनों है, तो आपको क्या करना होगा? तीनों पे आप टिक लगाइएगा। बेसिकली करेक्ट आंसर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक के लिए आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सीधे Zn2+। ये कितना आ जाएगा? 3d10 4s0, क्योंकि 2 तो निकल गया तो कितना आ जाएगा? 3d10 और ये कितना आएगा? 4s0। Ag+ का कितना आ जाएगा? कॉपर वाली फैमिली में आएगा, कॉपर वाली फैमिली में आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4d10। 4d10 4s1 होता है तो ये 4d10 4s0। इसका कितना आ जाएगा? 5d10 4s0। लास्ट में कॉपर का कितना बचेगा? कॉपर का आएगा 3d2+ है तो 3d9 4s0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये देखो, ये तीनों में तो क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है।
ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली क्या होंगे, ये होंगे आपके डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये अकेला क्या होगा, ये अकेला आपका होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Cu2+। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड इन, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कलर शो करता है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, प्रॉपर मतलब सरफेस एरिया जब किसी के साथ मॉडिफाई करेंगे तब, और अच्छी एक्टिविटी शो करता है। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। कैटलिस्ट की तरह भी शो करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होता है, कलर्ड आयंस भी बनाता है। तो ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सारे PYQs हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है। आयरन और कॉपर का क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप इसको पहले अलग से लिख ले। आर्गन तक 18 हो गया, उसके आगे क्या लेंगे आप, 3D6 आता है, और कितना आता है, 4s2 आता है। कॉपर का कितना आता है, आर्गन लिया वापस से, ये कितना हो जाता है 3D10, और ये कितना आता है 4s1। ठीक है, कंप्लीट फिल रहता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3D10 4s1 आ रहा है और 3D6 4s2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें। न्यू जो लोग अभी चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।